नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत अजमेर के नसीराबाद से मिल रही खबर के साथ करते हुए, जहां पर देर शाम को एक कार और ट्रेलर की भिड़ंत हो गई, जिसमें कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर घायलों को प्राथमिक इलाज देकर अजमेर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि जयपुर निवासी 4 व्यक्ति उज्जैन मध्य प्रदेश से कार में वापस जयपुर लौट रहे थे। जड़वासा के निकट पहुंचते ही आगे चल रहे ट्रेलर में कार पीछे से घुस गई। कार और ट्रेलर में भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हमें 108 पे सूचना मिली कि जड़वासा के पास एक एक्सीडेंट हो गया। वहाँ पे पहुंचे तो एक ट्राला था और एक 4 व्हीलर थी, जिसमें 4 लोग सवार थे। तो हम वहाँ से नसीराबाद हॉस्पिटल लेके पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद में 2 की डेथ हो गई, तो 2 को अजमेर रेफर कर दिया। तो वहीं टोंक जिले के उनियारा में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। ग्रामीण मुख्यालयों में इलाकों के साथ साथ मुख्य मार्गों पर भी जगह जगह पर पानी का तेज बहाव जारी है। इसी तेज बहाव में नगर फोर्ट में दूध का टैंकर पानी में पलट गया। नगर नैनवा पुलिया पर तेज बहाव के बाद प्रशासन ने इस रास्ते पर नहीं निकलने की चेतावनी दी, लेकिन रिस्क लेकर टैंकर को निकालना भारी पड़ गया। तेज बहाव में टैंकर पार नहीं हो सका और हिचकोले खाते हुए आखिरकार पलट गया, लेकिन गनीमत रही कि ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचा ली। तो वहीं टोंक जिले के डिकोलिया में भारी बारिश के बाद भानपुरा बांध उफान पर है। यहां रात को फसलों की रखवाली करने गया किसान फंस गया। सुबह पानी का बहाव तेज हो गया। ऐसे में किसान ने लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन तेज बहाव के कारण कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन संसाधन नहीं होने से एसडीआरएफ को बुलवाया गया। आखिरकार एसडीआरएफ ने किसान को सुरक्षित बाहर निकाला। तो प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। मूसलाधार बारिश के कारण प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। सभी जिलों में एसडीआरएफ और दूसरी रेस्क्यू टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कहीं गिरी छत, कहीं मकान धड़ा। बारिश में प्रशासन नाकाम। चारों तरफ तबाही के निशान। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। सूबे में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक और जैसलमेर की तस्वीरों को देखिए। बूंदी में गली में बह रहे पानी का प्रवाह देखिए, लग रहा है जैसे समंदर उमड़ आया हो। पानी सबको अपनी आगोश में समेटता चला जा रहा है। ये देखिए कैसे कार तिनके की तरह बह रही है। तस्वीरें बूंदी की। सोमवार सुबह कुछ ऐसे ही नजारे देखने को मिले, जिसे देखकर हर कोई दंग। घरों के बाहर सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी के तेज बहाव को झेल नहीं पाई। वीडियो बूंदी के नागदी बाजार का है। सोमवार सुबह लोग सोकर उठे भी नहीं थे कि शहर बाढ़ से घिर गया और गलियों में खड़ी कारें और बैंडबाजे खिलौनों की तरह बहने लगे। घरों के बाहर खड़ी कारें, बाइकों के बहने से हड़कंप मच गया, तो कई लोग इस नजारे को अपने मोबाइल में कैद करते नजर आए। ये जो मकानों में पानी भरा हुआ है, लोग जो परेशान है, लोग मकानों के अंदर बेसमेंट में पानी भरने से छतों पर जाने को मजबूर है। और पीड़ित लोगों का कहना है कि अभी तक प्रशासन द्वारा उनकी सूचना नहीं ली गई है। इससे पहले भी जो हर साल जो बाढ़ के हालात बने रहते हैं, लोगों का कहना है कि जो 2-3 दिन तक जो बाढ़ के हालात बने रहने से ये खाने पीने के लिए तरस जाते हैं। बच्चे जो छोटे बच्चे जो दूध के लिए तरस जाते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्षेत्र के पीड़ित लोगों का कहना है कि जो जय सागर, जो इस कॉलोनी से जो नाला निकलता है जय सागर नाला, उसका जो अतिक्रमण मुक्त करके उसकी चौड़ाई बढ़ाई जाए, ताकि उसको जो लोगों को राहत मिल सके। इस संबंध में क्षेत्र के लोगों से जानते हैं कि आखिरकार इन समस्या का जो किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है आपको। हम मानते हैं कि रात जो बरसात हुई है वो बरसात मौसम के अनुकूल सब जगह हुई है, लेकिन पानी को निकासी नहीं मिलने का कारण अतिक्रमण है। इसमें कोई संशय नहीं है और पिछले 4 साल से हम लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, छत से आसमान नजर आ रहा है। तस्वीरें सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी की है। सोमवार को गंगापुर सिटी की रेलवे कॉलोनी में एक क्वार्टर की छत भरभरा कर गिर गई।
जिससे 3 लोग दब गए। गंभीर हालत में तीनों को रेलवे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से एक को जयपुर रेफर किया गया। घटना के बाद कॉलोनी के लोगों में दहशत है। कागजी पूर्ति हो रही है, प्रैक्टिकल काम कुछ भी नहीं हो रहा है और ठेकेदारों ने इतने घटिया मटेरियल का उपयोग किया है, इसमें मिट्टी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसलिए अधिकारियों से निवेदन है कि सब क्वार्टरों को एबंडेड करके कर्मचारियों को जान बचाने के लिए, अगर रेलवे क्वार्टर नहीं है तो किराए पर रह लेंगे, इससे अच्छा तो। लेकिन यहाँ तो जान का जोखिम है। यही घटना दो साल पहले टूंडला में हुई थी। तो वहीं टोंक जिले में रात भर भारी बारिश हुई है। सोमवार की सुबह कई जगह पर मौसम साफ हो गया तो कई जगह हल्की बारिश हुई, जिससे जनजीवन खासा प्रभावित रहा। देवली रोड पर स्कूल परिसर में पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से 1 फीट तक पानी भर गया। देवली रोड पर ये एक कॉलोनी है जहां पर पूरी तरह से ये कॉलोनी है जलमग्न हो गई है। बारिश है वो लगातार होने के बाद लोगों को यहाँ घुटने से भी ज्यादा पानी के बीच में से होकर गुजरना पड़ रहा है। ये एक स्कूल है, स्कूल में पूरी तरह से नीचे पानी भरा हुआ है और स्कूल में आने जाने वाले लोगों को भी घुटनों तक पानी के अंदर से होकर गुजरना पड़ रहा है। क्या स्थितियां हैं, लोगों से बात करते हैं। बारिश के दिनों में क्या किस तरह की स्थितियां हैं? नमस्कार। यहाँ पे स्कूल चलाना संभव नहीं हो पा रहा है। जैसे कि पीछे से जो अच्छी रेजिडेंशियल कॉलोनी है वहाँ के पानी का सही निकास ना होने के कारण सारा पानी इधर की तरफ आ जाता है। तो वहीं स्कूल परिसर में पानी भरने की ये तस्वीरें उस जैसलमेर के समगांव से आई है, जो अपने रेत के टीलों की वजह से दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करता है। बहरहाल भारी बारिश की वजह से स्कूल के कुछ कमरे गिर गए हैं, तो पाली और सोजत में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, कई मोहल्लों में घरों में पानी घुस गया है। बाड़मेर और बालोतरा जिले में ऑरेंज अलर्ट के बीच रुक रुक कर तेज बारिश का दौर जारी है। कल्याणपुर और समदड़ी में रात से रुक रुक कर बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया है। खेतों और घरों में पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बारिश के कारण जगह जगह रास्ते बंद हो गए हैं, नदी नाले उफान मारने लगे हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पानी के सैलाब के आगे लोग बेबस हैं। ये तस्वीरें केकड़ी की है। यहाँ पर भारी बारिश के बाद एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। आशंका को देखते हुए एसडीआरएफ के जवान जल भराव वाले इलाकों से लोगों को समझा बुझा कर बाहर निकाल रहे हैं। तो वहीं सोमवार तड़के जोधपुर में भी भारी बारिश के कारण एक दिल दहला देने वाली घटना में एक फैक्ट्री की दीवार ढह गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। ये घटना बोरानाडा में सुबह करीब 3 बजे हुई, जब न्यू महालक्ष्मी फैक्ट्री की दीवार अचानक ढह गई। दीवार के पीछे बने टिन शेड में रह रहे मजदूर हादसे का शिकार हो गए हैं। वहीं सांगरिया फाटा के पास जमीन धंसने से बने गड्ढे में एक सांड गिर गया। घर और दुकान पानी में डूबे हुए हैं। गली मोहल्लों में भरे पानी की वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं। प्रशासन जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान पानी में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं पिछले 13 दिनों से चली आ रही सफाई कर्मियों की हड़ताल आज खत्म हो गई। हेरिटेज निगम मुख्यालय पहुंचकर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ऐलान किया कि सफाई कर्मचारियों की 24,797 पदों पर होने वाली भर्ती पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब इस भर्ती की विज्ञप्ति नए सिरे से 2012 में हुए भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए जारी की जाएगी, जिसमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सफाई कर्मचारी भाई यहाँ उपस्थित थे। उनके सामने समझौते की मुख्य बातें रखी गई और उपस्थित सभी ने उसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया और अनुमोदन करने के बाद समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए और हस्ताक्षर के साथ ही हड़ताल समाप्त हो गई। परंतु इस सरकार ने वाल्मीकि समाज की 2018 की जो गाँव था उस पर मल्लम लगाया। माननीय हमारे जो स्वास्थ्य शासन मंत्री, हमारे परिवार के मुखिया माननीय खर्रा साहब ने वाल्मीकि समाज की पीड़ा को समझा, वाल्मीकि समाज के दर्द को समझा। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अब खत्म हो गई। आप देख सकते हैं कि मंत्री विधायकों का जो प्रतिनिधि मंडल है यहाँ वार्ता के बाद में जो हड़ताल थी उसके खात्मे के ऐलान के बाद में निकल गया। यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी संगठन है उनकी सभी मांगों को मान लिया गया है
और जो समझौता पत्र है उस पर हस्ताक्षर कर दिया गया है। अब सफाई कर्मचारी पिछले 13 दिन से जो अव्यवस्था और शहर के अंदर कचरे की जो स्थिति बनी हुई थी उन तमाम चीज़ों के लिए काम करेगा। और यहाँ पर मंच से सरकार ने यह बात की थी कि जो 13 दिन की सफाई है उसे दिन रात लग करके 3 दिन में किया जाए, क्योंकि मौसम ख़राब है, हालात बहुत मुश्किल हैं। ऐसे में शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को राहत मिलनी चाहिए। फिलहाल जो सफाई कर्मचारी संघ है उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया है, जिसमें अगले 2 घंटे में जो प्रमुख बाजार हैं, शहर के रास्ते हैं, वहाँ पर सफाई शुरू होगी और देर रात तक काम करते हुए बाकायदा पूरे शहर में सफाई की जाएगी। अभी अगले 3 दिन में शहर को साफ किया जाना है। ऐसे में बरसात की स्थिति में 13 दिन से चली आ रही इस हड़ताल से अब लोगों को निजात मिलेगी और घर के आगे से, बाज़ारों से, मोहल्लों से, हर जगह से कचरा उठना शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भजन लाल सरकार नए नवाचार कर रही है। प्रदेश में वाटर लिफ्टिंग तकनीक के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन करने की दिशा में सरकार काम करेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि पंप भंडारण परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार नीति लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी नीति से निवेशकों को पंप भंडारण परियोजना की स्थापना और संचालन के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन मिलेगा और वे इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे। उधर राजस्थान विधानसभा में मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे मनीष पटेल को अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाए जाने के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने लिखित में सवाल मांगते हुए मंगलवार को व्यवस्था देने की बात कही, लेकिन विपक्ष हंगामा करने लगा। ये रिपोर्ट देखिए। नियमों में आइए, ये नियमों में नहीं है, ये नियमों में नहीं है। ले लूंगा, पीछे जाइए, भ्रष्टाचार वैसे पीछे जाओ। माननीय सचेतक रफीक खान, माननीय सचेतक रफीक खान पीछे। विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। कल नियमों में आओ, नियमों में आओ, नियमों में आओ। मैं इसके साथ बंधा हुआ हूँ, इसमें कोई नियम नहीं है। अतिरिक्त महाधिवक्ता के मुद्दे पर सरकार को घेरा। इसमें तो सरकार का जवाब आना चाहिए सर। सरकार का नियम 200 संविधान के नियम 256 के तहत राज्य सरकार बाध्य है। टीकाराम जूली ने सरकार से किया सवाल। सरकार के एक मंत्री के द्वारा अपने बेटे को अलग नियम जो है नियुक्ति प्रदान कर दी गई। अलग नियमों में आइए, ये सदन का नहीं है। विधानसभा में लंच ब्रेक के बाद जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और स्पीकर के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। हम अभी आपको प्रस्ताव पेश कर देते हैं, आप मैं उसका परीक्षण कराऊंगा, उसके बाद व्यवस्था दूंगा। परीक्षण तो सारी चीजें आपके कहने, परीक्षण तो विधि परीक्षण तो मेरा काम है। तो सरकार जवाब दे दे, हम गलत कह रहे हैं तो परीक्षण करा के उसके हम अगर कोई बात गलत उठा रहे हैं दूंगा। ये क्लियर आपका, कहीं भी जाके देखो। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन सरकार ने 12 से ज्यादा सरकारी वकीलों की नियुक्ति सीआरपीसी के तहत कर दी। ये संविधान का उल्लंघन है और इस पर सदन में चर्चा हो। मंत्री के बेटे को भी सरकारी वकील बना दिया गया। इसमें तो सरकार का जवाब आना चाहिए सर। सरकार का नियम 200 संविधान के नियम 256 के तहत राज्य सरकार बाध्य है। अध्यक्ष जी, राज्य सरकार बात है कि भारत सरकार के कानूनों को पालन करेगी, लेकिन सरकार के एक मंत्री के द्वारा अपने बेटे को अलग नियम जो है नियुक्ति प्रदान कर दी गई। अलग नियमों में आइए, ये सदन का नहीं है। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष को आगे अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। कहा, पहले लिखित में दीजिए, आप कौन से नियम के तहत इस पर चर्चा कराना चाहते हैं। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष की स्पीकर से नोकझोंक हो गई और इसके बाद नाराज कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की। कौन से नियम के अंतर्गत आ रहे हो, बताओ। कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है, बताइए। कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। नो, सब इनका एक्सपेंज कर दो। नथिंग डूइंग। कल नियमों में आओ, नियमों में आओ, नियमों में आओ। मैं इसके साथ बंधा हुआ हूँ, इसमें कोई नियम नहीं है, इसमें नियम नहीं है। हो गया। स्पीकर ने कहा कि नियमों में आइए, कल व्यवस्था दूंगा। कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच ही
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर मंत्रियों ने जवाब देना शुरू किया। हालांकि सत्तापक्ष की तरफ से जोगेश्वर गर्ग ने टीकाराम जूली को जवाब दिया और कहा कि मंत्री का बेटा होना कोई गुनाह नहीं। मंत्री का बेटा होना कोई अपराध नहीं है, नियम में आइए, उसकी अपनी योग्यता से बना होगा। आप नियम में आइए ना, चर्चा में आइए, जवाब नहीं होगा। नो, मंत्री का बेटा होना कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है, योग्यता है तो आएगा। श्री मनीष यादव ये अपनी सीट छोड़, अरे वैभव गहलोत आरसीए के मेंबर कैसे बने, हमको पता नहीं है क्या? अपनी सीट पे जाइए। नो, बैठिए। वैभव गहलोत आरसीए के मेंबर कैसे बने, हमको पता नहीं है क्या? मनीष यादव, ये मैंने आगे से मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे को एएजी बनाने के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस बीच दूसरे नेता भी अपनी बात पटल पर रखते रहे। बहरहाल सत्ता पक्ष अक्सर विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाता आया है। ऐसे में जोगाराम पटेल के बेटे को अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर तैनात करने के फैसले पर विपक्ष का ऐसा रिएक्शन आना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और शूटर मनु भाकर की पेरिस ओलंपिक्स में उपलब्धि पर पूरा देश गर्व कर रहा है। मनु के पूर्व कोच अनिल जाखड़ जयपुर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। कोच अनिल जाखड़ के मुताबिक मनु की मां मनु को डॉक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उन्हें ओलंपिक में जाने के लिए ज्यादा मुफीद बताया। मनु भाकर के कोच रहे अनिल जाखड़ से बातचीत की संवाददाता हितेंद्र शर्मा ने। तो मेरे साथ हैं उनके शुरुआती कोच अनिल जाखड़ जी, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो अनिल जी, आपको बहुत शुभकामनाएं कि आपके एक शिष्य ने जो है इस तरह से बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो कैसे देखते हैं, कब आपको कैसे, मतलब जब शुरुआती दौर था तो आपको कैसा लगता था मनु के बारे में, क्या सोचते थे? ये शुरुआत में एकेडमी स्टार्ट की थी उसके मनु के स्कूल में ही, हाँ वहीं पे एकेडमी स्टार्ट की थी। तो जब भी वो मनु जैसे सभी बच्चे शूटिंग को देख के आकर्षित होते हैं उसकी तरफ है, तो वो भी आई थी। तो उनको देख के थोड़ा फिजिकल उनका स्ट्रॉन्ग था, अच्छी मेहनती भी थी और कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा था उसमें। जैसे दौड़ भाग करना, लड़कों के साथ में फाइट करना, दौड़ करना उनको, तो बस उन्होंने थोड़ा अकेडमी में भैया सर मेरे को शूटिंग करनी है, तो उन्होंने शुरुआत की वहाँ से। फिर धीरे धीरे उनकी मेहनत हम करवाने लगे, तो धीरे धीरे उनके टैलेंट का मतलब पता लगने लगा। हाथ भी काफ़ी मजबूत थे, पंजा भी लड़ाते थे जैसे बच्चों के साथ में, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। भाई हमें लगा कि अच्छा अगर हम मेहनत करेंगे इसके ऊपर तो निकल सकते हैं अच्छा। तो क्या आपको उस वक्त ये पता था कि मनु जो है एक दिन ओलंपिक्स में जाके जो है वहाँ मेडल लेके आएंगी? तो क्या आपको उस वक्त ऐसी कोई आपके मन में कोई बात आई थी कभी? हाँ जी, मन में नहीं आई थी, शायद मैंने किसी ने आज तक ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया होगा। मैडम उनको 2-3 साल ट्रेनिंग के बाद उनको डॉक्टरी के लिए भेज रही थी जी। तो मैडम से मैंने बोला कि आप इसको डॉक्टरी के लिए मत भेजो। बरसात का मंजर सड़कें, बरसात का मंजर। और मैंने नेशनल इंटरनेशनल गेम नहीं कहा उनके लिए, ओलंपिक के लिए बोला था मैंने। मैडम ओलंपिक में मेडल लाएगी, मेरा वादा आपसे, आप इसको अगर यहाँ पे रखोगे तो मैडम बोल रही थी फिर कि अपने बच्चे के लिए सभी होते हैं भाई, क्या पता आगे कामयाब हो नहीं हो। तो ऐसे बात करते रहते हम प्रेयर में चले गए। तो स्टेज पे मैंने माइक लेके अनाउंसमेंट किया था उस टाइम पे। अब मैं स्वी स्कूल में अनाउंसमेंट करता हूँ, अभी मनु ओलंपिक में मेडल लेके आ गया, मेरा वादा आज मैं बोल रहा हूँ आपसे, अगर मैडम इसको यहाँ पे शूटिंग के लिए रखेंगी तो। फिर मैडम ने मेरी बात मान ली और बोली ठीक है, आप पे भरोसा करके हम छोड़ते हैं। तो और उसका नतीजा आज सभी के सामने ही है। तो ये थे कोच अनिल जाखड़ जो मनु के शुरुआती कोच रहे हैं, काफ़ी खुश हैं उसकी उपलब्धि पर। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। और भारतीय पिस्टल शूटर मनु भाकर की पेरिस ओलंपिक्स की उपलब्धि प्रदेश के बच्चों की भी सर चढ़कर बोल रही है। मनु फिलहाल उन बच्चों की रोल मॉडल बन चुकी हैं जो इस खेल यानी कि शूटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसे सीख रहे हैं। जयपुर के कोचेस भी काफी उत्साहित हैं, उनके यहाँ के बच्चे जोश के साथ टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय शूटर मनु भाकर के 2 ब्रॉन्ज मेडल की चमक ने पिस्टल शूटिंग सीख रहे बच्चों में भी एक नया जोश भर दिया है। बच्चे राजधानी जयपुर में होने वाले स्थानीय टूर्नामेंट्स में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। मनु के इवेंट यानी कि 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट की इन बच्चों के बीच खासी चर्चा है। कई बच्चों ने तो नेशनल लेवल तक का सफर तय किया है और वे मनु से काफी इंस्पायर्ड हैं।
मीटर एयर पिस्टल करता हूं और अभी जो फिनाल में मनु भाकर जीती हैं, उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो मैंने उन्हीं से इंस्पायर होके शूटिंग किया था। अभी जो रिसेंटली मैच हुए थे पेरिस ओलंपिक के, उसमें मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल आई थी, तो उनको देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हम सब। बहुत क्रेज़ आए कि हमें भी मेडल जीतना है इंडिया के लिए और प्राउड फील कराना है इंडिया को और अपने पेरेंट्स को। मनु की उपलब्धि से सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि इन बच्चों को शूटिंग के गुर सिखा रहे गुरु द्रोण यानी कोचेस भी खासे उत्साहित हैं और बच्चों को उनके सपने सच करने की दिशा में खासी मदद भी कर रहे हैं। जयपुर में शूटिंग कोच महावीर सिंह समेत शहर के सभी कोचों के टूर्नामेंट में सैकड़ों बच्चे भाग ले रहे हैं। उन्हें 3 दिवसीय इस टूर्नामेंट में 1000 से ज्यादा बच्चों के शामिल होने की उम्मीद है। में काफ़ी 4 मेडल आए हैं और जो जिस हिसाब से अपने हिंदुस्तान के अंदर शूटिंग का जो जोर पकड़ा हुआ है वो बहुत ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आजकल नए वाले बच्चे में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो रहे हैं और जितनी भी प्राइवेट एकेडमियाँ हैं और जो सरकारी एकेडमी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इवेंट के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें एडमिशन के लिए आते हैं। तो राजस्थान ने शूटिंग के क्षेत्र में कई हीरे तराशे हैं। यहाँ बीकानेर के करणी सिंह, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पैरालंपिक शूटर अवनी लेखरा जैसे तमाम शूटर्स ने दुनिया भर में अपनी धाक जमाई है। जयपुर के नए युवा शूटर्स और कोचेस में भी वही जज्बा दिखाई देता है। ओलंपियन मनु भाकर जैसी उपलब्धि हासिल करना अब प्रदेश के हर शूटर का ख्वाब है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और करेंगे अगली खबर का। भारत में अलग अलग तरह के मेलों का आयोजन होता है, लेकिन क्या आप ऐसे मेले के बारे में जानते हैं जहां पर पुरुषों की नो एंट्री होती है? आज हम आपको एक ऐसे ही मेले के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पुरुषों का जाना सख्त मना है। उदयपुर में सावन के महीने में लगने वाला हरियाली अमावस्या का मेला, जहां चारों तरफ महिलाएं ही महिलाएं नजर आती हैं। क्या आप जानते हैं इस मेले में पुरुषों का आना सख्त मना है। इस मेले में सिर्फ महिलाओं की ही एंट्री होती है और इसे सिर्फ महिलाओं के लिए ही शुरू किया गया था। मेरा नाम सीता सोनी है, मैं उदयपुर की निवासी हूँ और ये हरियाली अमावस्या का मेला हर साल हम देखने आते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस मेले में पुरुष एंट्री नहीं कर सकते। बताया जाता है कि मेले के पहले दिन महिला और पुरुष दोनों को एंट्री मिलती है, जबकि दूसरे दिन केवल महिलाओं को एंट्री दी जाती है। मेवाड़ में सैकड़ों सालों से लगने वाले इस मेले का श्रेय महाराणा फतेह सिंह की महारानी को जाता है। बताया जाता है कि उन्होंने ही राजा से हरियाली अमावस्या के मेले का दूसरा दिन सिर्फ महिलाओं के लिए समर्पित करने की बात कही थी। वो परंपरा आज भी जारी है। मेले में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम महिलाओं को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए लगता है तो थोड़ी महिलाओं को सुरक्षा भी मिलती है और पुलिस भी जगह जगह है हमारी हेल्प के लिए। और ये मेला काफी अच्छा है, यहाँ पे शॉपिंग भी के लिए भी हमारे पास बहुत सारी वो है ऑप्शंस है और रेट भी काफी रिजनेबल है। सखियों के इस मेले का उदयपुर में महिलाओं को पूरे साल इंतजार रहता है। वे इस मेले का जमकर लुत्फ उठाती हैं। यहाँ पर आने वाली महिलाएं इस बात से काफी खुश नजर आती हैं कि साल में एक ऐसा भी दिन आता है जब वे खुलकर मौज मस्ती कर सकती हैं और उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। जय श्री कृष्णा, मेरा नाम कुसुम लता है और हम आज हरियाली अमावस्या मेला देखने के लिए आए। सब लेडीज का आज अच्छा रहता है और हम डॉलर में भी बैठे और स्टॉल पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखी और मेले का आनंद लिया। और मैं हर साल इस मेले का एंजॉय करती हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चों को मिलाती हूँ, फोटो को मिलाती हूँ, फ्रेंड्स को मिलाती हूँ। हमारी सब फ्रेंड्स है, हम सब मेले में एंजॉय कर रहे हैं। हरियाली अमावस्या के दिन 2 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। उदयपुर शहर में लगने वाला यह मेला देश का सबसे बड़ा और एकमात्र महिलाओं के लिए आयोजित मेला है। यहाँ पर पुलिसकर्मी भी खासतौर पर महिलाओं को ही तैनात किया जाता है।
और दिल्ली के बीकानेर हाउस में 11 अगस्त तक चलने वाले तीज उत्सव का मुख्य सचिव सुधांश पंत ने फीता काटकर आगाज किया। इस दौरान सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें प्रसिद्ध लोक कलाकारों गीत संगीत के साथ मनोरंजन किया। तीज उत्सव में राजस्थानी कला, संस्कृति और प्रादेशिक अंचल से जुड़े हैंडीक्राफ्ट के सामान, महिलाओं के लिए राजस्थानी वेशभूषा, साड़ियां, बैंगल्स के साथ लजीज व्यंजनों का भी स्वाद मिलेगा।